हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं दोस्तों, और होप सो आप भी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। राइट, दैट इज कैपेसिटी टू द पार्टीज पार्ट नंबर 2। राइट, पिछले सेशन में जो है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस आ गया था, जिसकी वजह से मुझे बीच में ही विराम देना पड़ा था, बट कोई बात नहीं है, इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं अपन। यस, कैपेसिटी टू द पार्टीज पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या बोल रहा है। सृष्टि, अ माइनर falsely representing her age, enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Gupta, owner of SP Laptops, for purchase of laptop on credit amounting to rupees 60,000 for purchasing a laptop on 1st August 2021. She promised to pay back the outstanding amount. ना वो कॉन्ट्रैक्ट में गई और वो बोल रही है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 60,000 रुपीज विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम बाय 31st July 2022. I will pay that. She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Mr. Ram will pay back on her behalf. मतलब क्या बोला उसने, देखो एक तो अपने आप को मेजर बताया, राइट, बट वो एक्चुअल में क्या थी, माइनर थी। और उसने बोला मेजर बना, अपने आप को मेजर बता के उसने क्या किया, लैपटॉप परचेज करने के लिए उसने एक फंड जो है 60,000 का लोन के रूप में लिया। कब लिया, 1 अगस्त 2021 को। और उसने प्रॉमिस किया कि अगर मैं ये अमाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम 31 जुलाई तक नहीं पे कर पाई, तो मेरे पापा जो मिस्टर राम हैं वो मेरे बिहाफ पे ये अमाउंट पे करेंगे। After 1 year, when Srishti was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is minor and now he can't recover a single penny from her. She will be adult on 1st Jan 2024. Okay, only after that agreement can be ratified. Explain by which of the following way Mr. Gupta will succeed in recovering the outstanding amount with reference to the Indian Contract Act 1872. ये काफी सारी चीजें पढ़ने के बाद अपने को ना तीन चीजें समझ में आ गई। क्या कि जो सृष्टि थी, ठीक है, वो मेजर थी, बट उसने अपने आप को क्या बनाया, माइनर बनाया। ठीक है, बट थी क्या, मेजर। और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, एसपी लैपटॉप के साथ। एसपी लैपटॉप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है, ओके, आप मुझे क्या दे दो, आप मुझे क्या दे दो, लोन दे दो। इसे या तो मैं पे करूंगी, नंबर वन। क्या बोला, इसे या तो मैं पे करूंगी, अगर मैं नहीं पे करूंगी तो मेरे पापा पे करेंगे। पापा, ओके, पापा पे करेंगे। और अगर पापा ने भी पे नहीं किया, ठीक है, तो क्या बोल रही है कि भैया मैं जो है ना, जब 18 से ज्यादा की हो जाऊंगी, ओके, ये नहीं बोल रही है, ये नहीं बोल रही, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, सृष्टि ये नहीं बोल रही है, तो ये सृष्टि ने क्या बोला कि या तो मैं पे कर दूंगी या तो पापा पे करेंगे। ठीक है, बट सिचुएशन में ये दिया गया कि भैया दोनों ने पे किया, दोनों ने ही नहीं पे किया। ठीक है, अब क्या हुआ, सृष्टि 18 के ऊपर हो गई है, तो क्या एसपी लैपटॉप 18 पूरा होने के बाद सृष्टि से अमाउंट क्लेम कर सकता है। ये तीन सिचुएशन है इसमें, राइट। तो ये अपने आप को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है। दोस्तों जल्दी बोलो फटाफट से, कौन से सेक्शन लगने वाले हैं। एक तो सेक्शन 10 के बारे में थोड़ी सी बात हो जाएगी, फिर सेक्शन 11 के बारे में बात हो जाएगी, फिर 12 के बारे में बात हो जाएगी, एंड देन फिर 68 के बारे में बात हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, यही चार सेक्शन के बारे में बात हो जाएगी। यस, ना सेक्शन 10 में अपने को क्या लिख देना है कि अगर हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, वैलिड बनाना है, तो पार्टी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, यस, हमारे हमारे अभी इस केस स्टडी में यही रेलेवेंट पॉइंट है, बाकी फ्री कंसेंट वगैरह रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, तो उसकी बात आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो एज पर सेक्शन 10 सेज दैट, राइट, क्या बोलता है कि यस, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ऐसे तरीके से लिख दें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन बोल सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई और भी सारे पॉइंट हैं, बट अभी अपन इस रिलेवेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है और यहां पे क्या हो रहा है, माइनर,
यहाँ पे पार्टी क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो माइनर है ना। तो माइनर के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो। माइनर के द्वारा कोई भी किया गया एग्रीमेंट क्या कहलाएगा दोस्तों, वाइड एब इनिशियो कहलाएगा। बोले ठीक है साहब, ओके। देन इसके बाद 12 एंड 68 की आगे बात करेंगे, ठीक है, रुकिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये तीन चीजों पे फोकस रखना है इस क्वेश्चन पे दोस्तों। एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड इन रिकवरिंग अमाउंट। ये बोल रहा है ये तीन रास्ते हैं यहाँ पे, एक तो आप माइनर से ले लो, या माइनर नहीं देता तो उसके पापा से ले लो, और अगर पापा भी नहीं देते हैं तो किससे ले लेना है कि जब वो 18 से ज्यादा हो जाएगी, ये किसने सोचा, शॉपकीपर ने, कि जब वो चलो 18 से ज्यादा हो जाएगी तब अपन जो है उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। ये तीन सिचुएशन आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोला क्वेश्चन, अब ना ही सृष्टि ने दिया पेमेंट, ना ही उसके पापा ने दिया पेमेंट, राइट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, तीन क्वेश्चन यहाँ पे आगे। तीन क्वेश्चन क्या आएगा, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि, शॉपकीपर ने क्या किया, सृष्टि के अगेंस्ट पे केस फाइल कर दिया, अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो अब ये बोल रहा है क्या मिस्टर गुप्ता अपना अमाउंट लेने में सक्षम रहेंगे सृष्टि से बाय फाइलिंग अ केस, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो यहां पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कोई भी एग्रीमेंट माइनर के द्वारा माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, एनी एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो एंड इट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, अनइनफोर्सेबल, मतलब नो वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट माइनर फॉर रिकवरी द अमाउंट, हेंस द आंसर स्ट्रेट वे नो। खत्म हो गई बात, बराबर है। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 11 में बात कही गई है, माइनर के रूल्स के हिसाब से कही गई है कि माइनर के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो नहीं होगा, और आप इसके अगेंस्ट में कोई केस भी नहीं कर सकते हो। खत्म हो गई बात, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो अब जब यहां पे बात आई सेकेंड वाला पॉइंट, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वेदर इट कैन डू सो, ही कैन डू सो, आंसर इज अगेन नो, आंसर इज अगेन नो। अब यहां पे कौन सी वर्ड आ जाएगी बात, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि बाबा माइनर के पेरेंट से, क्या बोला मैंने, माइनर के पेरेंट से सिर्फ एक ही जगह पे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, माइनर कर रहा है, क्या माइनर के पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, नहीं। तो जब माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उस केस में फादर से रिकवरी सिर्फ और सिर्फ कब हो सकती है, जब माइनर एज एन एजेंट, ये वर्ड आना चाहिए दोस्तों, माइनर एज एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो ही रिकवरी इज पॉसिबल। आ गया बात समझ में, यस। देन फादर इज लायबल टू पे, राइट। अगर माइनर एज एन एजेंट है तो ही फादर इज लायबल टू पे, सिंस इन दिस केस right, minor is not making contract as an agent on behalf of father, right? So shopkeeper SP laptop cannot recover his contractual amount from the parents of the minor. I hope I am clear, not clear, yes, ये word जो है important है। Now by filing a case against Srishti, a minor for recovery of outstanding amount after she attains maturity, अब बताएं यहाँ पे maturity attain करने के बाद क्या वो recover कर सकता है, no, answer is a straight way no। But what would be the logical point, that no ratification is allowed, no ratification is allowed। now इसमें ये ratification वाला point जो है वो important है कि once you have made the contract with the minor, so ratification would not be possible after minor attains majority age। I hope I am clear, yes। तो ये वर्ड लिख दिया तो ये तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो अपने को मिल जाएगा। तो देखें यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जो इस तरीके से आप अगर करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा, 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, मेरी बात समझ में आ गई क्या, यस। तो 10 11 पे जो है हमारा काम पूरा हो रहा है यहाँ पे, राइट। 12 एंड 68 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कॉन्ट्रैक्ट विद मेड विद और बाय अ माइनर इज वाइड अप इनिशियो पर्सुएंट टू सेक्शन
11। अब कुछ ना शब्द ऐसे याद कर लिया, जैसे ये देखो कितना बढ़िया शब्द लिखा है पर्सुएंट। अभी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग याद करने की जरूरत नहीं, एक बार याद रख लिया कि सेक्शन 11 बोलना है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं अपन, पर्सुएंट टू सेक्शन 11, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील आएगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो आप दिमाग में फिट कर लो कि कभी भी ऐसा लिखा तो पर्सुएंट टू, और ये आपका सीए फाउंडेशन में, लॉ एंड इंटर में भी अगर आप जाओगे तो ये पर्सुएंट वर्ड आप यूज कर सकते हो, राइट। तो पर्सुएंट टू सेक्शन 11, a minor is not competent contract and any agreement with or minor is void from the very beginning, सेक्शन 11 बोल दिया। और सेक्शन 10 भी आप इसमें लिख सकते हो कि yes, contract will be valid only when the party to the contract is always competent, right? Yes, because competent is one of the important point which has been mentioned in section 10। एक ऐसा सिंपल सा लिख दिया, फिर सेक्शन 11 में ये लिख दिया। नाउ इसके बेसिस पे आंसर, बाय फॉलोइंग द अबव प्रोविजन मिस्टर गुप्ता विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि। तो स्ट्रेट वे वो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था क्या? यस, ये वाला पॉइंट हमने माइनर के रूल में आपको पढ़ाया था कि माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, वो ये बोल के अपने हाथ नहीं छुड़ा सकती कि मेरे पापा देंगे। अरे बात समझ, यस, पापा भी नहीं देंगे, कोर्ट बोले पापा भी नहीं देंगे। कौन देगा? या तो माइनर की प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो, वो भी कब केस में, नेसेसिटी के केस में, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो सिंपल यहाँ पे ये पूछा था कि क्या उसके पापा से रिकवरी की जा सकता है, तो सिर्फ अपने को ये रेलेवेंट पॉइंट लिखना है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन फॉर मेकिंग payment on the basis of in the contract which has been made by the minor। I hope I am clear। yes, तो कब तक नहीं कर सकता है बाइंड, कब तक नहीं कर सकता? जब तक माइनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गार्जियन नहीं है, टिल दैट टाइम, till that event, right, minor cannot bind parent or guardian for making payment। I hope I am clear। yes, तीसरा आता है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, राइट। यस, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बाय माइनर, राइट, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर माइनर अटेनिंग हिज मेजोरिटी। सो इन दैट केस शॉपकीपर एसपी लैपटॉप कैन नॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम द माइनर इवन आफ्टर she attains the age of majority। I hope I am clear or not clear। yes, तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। I hope I am clear दोस्तों, hope so। yes, very true। Okay, question number 4 बोलता है दोस्तों, राहुल a minor, again राहुल minor falsely representing his age enters into an agreement with a shopkeeper for a loan amount for purchasing a laptop। सर अगेन सेम क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। देखो, He gave his expensive watch। अब यहां पे देखना, ये थोड़ा सा और ट्विस्ट लाया है। अब यहां पे कौन है दोस्तों? राहुल। कौन है ये? माइनर। अब क्योंकि माइनर के साथ तो कोई एग्रीमेंट करेगा नहीं, कर सकता है बट अगर वो तुरंत पैसे वैसे दे दे तो चलेगा, राइट, उधारी उधारी नहीं करेगा कि बाद में अटक जाए। तो आप ऐसे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सेल परचेज करोगे उसके साथ कि आपका लॉस ना हो, बराबर है ना। यस, बट यस, अगर आपने उधारी वगैरह कर दी तो आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते, ये वेरी श्योर है। तो राहुल के साथ इसने एग्रीमेंट किया। किसने एग्रीमेंट किया दोस्तों? यस, एक शॉपकीपर ने। चलो ठीक है। Rahul, a minor falsely representing his age, enters into an agreement with the shopkeeper for a loan amount for purchase a laptop। इससे मांगा भैया मुझे क्या दे दो? लोन दे दो। ठीक है, कितने का? 40,000 का। ठीक है, और ये 40,000 ये लेके कहाँ चला गया? उसने दे भी दिया लोन, ठीक है, तो उसने बताया कि मैं मेजर हूं, आप मेरे को लोन दे दो, मैं बाद में जो है वो रिपे कर दूंगा। अब ये पैसा पाया तो ये कहाँ चला गया? यस, मार्केट गया और वहां से उसने क्या परचेज किया? लैपटॉप परचेज किया। क्या परचेज किया? लैपटॉप परचेज किया। कितने का दोस्तों? 30,000 का। बाकी बचा जो 10,000, उसने एंजॉय कर लिया। 10,000 को क्या कर लिया? एंजॉय कर लिया। किधर जाके? कहीं भी हम सपोज मान लेते गोवा चला गया, गोवा जाके उसने एंजॉय कर लिया। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग भी जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओके, 30,000 रुपए का लैपटॉप लिया, 10,000 रुपए का उसने एंजॉय कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ?
And yes, quickly went to the market, purchased laptop 30,000. He happily spent the rest of the amount with his friends on a pleasure trip. ठीक है. Later on, Rahul realized that his watch was an expensive watch. तो इसने जो गिरवी रखा था, mortgage रखा हुआ था, right? That is what called as expensive watch. बोले यार पापा ने मेरे को 1 लाख रुपए की घड़ी दी थी, मैंने उसको रख के ना 40,000 रुपए का लोन ले लिया, उस पे से 30,000 रुपए ये और 10,000 रुपए उड़ा दिए। बोले 40,000 मैंने लोन लिया, गलत किया। तो एक काम करते हैं, चलो हम अपना वॉच उससे वापस मांग लेते हैं। नहीं, मैं अपना जो महंगा वाला वॉच है वो मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक है, वो गया मांगने, बोले भैया मेरा वॉच दे दो। बोले आप मेरे को 40,000 रुपीज वापस कर दो, मैं आपको वॉच दे दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं 40,000 रुपीज वापस नहीं करूंगा, पर मुझे मेरा वॉच चाहिए। बोले ऐसे कैसी बात है, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। आप मेरा पैसा दे दो, आप अपना वॉच ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं 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 नहीं, आप मेरे से पैसे नहीं ले सकते हो। लॉ बोलता है कि माइनर जो है किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट पे करने के लिए बाध्य नहीं होगा, पर मैं अपनी चीज वापस ले सकता हूं आपसे। शॉपकीपर हैरान हैरान परेशान हो गया। अब शॉपकीपर जब हैरान परेशान हुआ तो वो बोला भाई ये तो गड़बड़ बात हो गई। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? ऊपर कोर्ट बैठा हुआ था। अब कोर्ट का दरवाजा राहुल के लिए भी खुला है, शॉपकीपर के लिए भी खुला है। वैसे क्वेश्चन में जो बोला गया है, यहाँ पे शॉपकीपर ने केस फाइल किया। मैं दोनों केस में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर राहुल केस फाइल करता है तो क्या होता है, शॉपकीपर केस फाइल करता है तो क्या होता है। ठीक है, अब शॉपकीपर यहाँ पे केस फाइल कर रहा है। देखो यहाँ पे, लेटर ऑन राहुल रियलाइज दैट हिज वॉच वाज एन एक्सपेंसिव वॉच एंड ही शुड नॉट हैव गिवन लाइक दिस टू द शॉपकीपर, सो ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड फॉर हिज वॉच बैक। ऑल्सो ही रिफ्यूज टू रिपे द लोन अमाउंट। देखो कितना ढीठ लड़का है। द शॉपकीपर disagrees to this and files a case against minor for recovery of the loan amount. अब ये बोल रहा है, कैन द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट। इसी पे आपको आंसर लिखना है। वेदर आप ये ऐसे लिख सकते, यस द शॉपकीपर सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट, और या आपका आंसर होगा नो द शॉपकीपर डज नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट। इस तरीके से लिखना है, ये फाइनल आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, बट रीजनिंग वगैरह आपने को देनी है। अब बात ये आती है सर कौन सा सेक्शन लगाओ, तो भाई सेक्शन 10 का एक लाइन लिख दो, सेक्शन 11 का एक लाइन लिख दो। सेक्शन 10 का क्या लाइन लिख दोगे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन एग्रीमेंट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्पिटेंट, बिकॉज कॉम्पिटेंट इज वन ऑफ द रेलेवेंट पॉइंट एज पर सेक्शन 10। Section 11 बोल दो, since the party to the contract, one of the party to the contract is minor, right? So any agreement made with minor becomes what? Void ab initio, and in that case, yes, other party cannot recover amount from the minor, right? And the case is unenforceable contract. The contract is unenforceable contract. आप केस कर ही नहीं सकते हो। Clear or not clear? Yes. देखो यहाँ पे क्या बोला है, when person forms an agreement with minor, such an agreement is devoid of any legal consequences for the person because minor cannot be enforced by law. माइनर को लॉ फोर्स नहीं कर सकता है अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के लिए। आ रहा है बात समझ? यस। अब बात ये आती है, मेरी बात ध्यान से समझना। तो बोले सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पास जो है माइनर के अगेंस्ट में रिकवरी का केस नहीं कर सकता, पर सर इस लड़के ने मेरे से 40,000 रुपए लेके 10,000 उड़ा दिए। तो चलो उड़ा दिए, 10,000 रुपए उसके पास है नहीं पोजीशन में, पर सर 40,000 रुपए जो इसने मेरे से लिए है उसका 30,000 का लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप अभी भी उसके पास है। तो एटलीस्ट जो चीज उसके पोजीशन में वो चीज तो मुझे वापस करवा दो। शॉपकीपर बहुत लॉजिकल था यहाँ पे। शॉपकीपर बहुत लॉजिकल था यहाँ पे कि भाई ठीक है, आप मेरा लोन अमाउंट मत दो, नो प्रॉब्लम, मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता, लॉ इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। पर सर जो उसने मेरे अमाउंट से राइट 30,000 रुपए का लैपटॉप लिया है वो अभी भी उसके पोजीशन में है। एटलीस्ट वो जो उसके पोजीशन में वो तो पैसा मुझे, वो तो चीज मुझे वापस कर दो, लोन अमाउंट मत देना। कोर्ट ने बोला यार बात तो ये ठीक कह रहा है भाई, बात तो ये ठीक कह रहा है, चूंकि राहुल ने अपना परफॉर्मेंस नहीं निभाया है। थोड़ा सा आप एक्ट को थोड़ा साइड में कर दो, लॉजिकली अगर सोचो कि राहुल ने अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं निभाया है तो शॉपकीपर जो अपना पैसा दिया हुआ है वो वापस ले सकता है, नो डाउट। हाँ, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, अगर उसने उस चीज को कंज्यूम कर लिया, उसके पास वो चीज एग्जिस्ट नहीं है, तो आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, राइट? ओके, इरिटेट नहीं कर सकते हो बार बार मांग के, मतलब आप किसी भी तरीके से उससे रिकवरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्ट ने, ध्यान से समझिएगा,
द वर्ड आता है यहाँ पर रेस्टिट्यूशन। यस, ये सेक्शन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये रेस्टिट्यूशन वर्ड पे है ना। तो मैंने आपको ये बताया भी था, रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोरिंग ऑफ अमाउंट, राइट। यस, तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि क्या ये रिकवरी हो सकती है, क्या ये पे कर सकता है, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। नॉर्मली माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है, रेस्टिट्यूशन रिस्टोर बैक वो भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे इसने क्या बोला कि ओके रिकवरी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो अब इसने बोला सर ये जो 30,000 का है ये अमाउंट आप मुझे दिला दो। तो आ जाइए थोड़ा सा रेस्टिट्यूशन वाला जो आपको मैंने जैसे एक तो इसका बताया था नेसेसिटीज का, एक मैंने आपको समरी दिया था पूरा, उसी तरीके से रेस्टिट्यूशन का भी देता हूं। दो केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड है, अदरवाइज बाकी किसी केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। देखिए जरा इसको इसका जो समरी है दोस्तों आप बना लीजिएगा। ओके, देखिए यस, देखें जरा, ये देखिए रेस्टिट्यूशन मींस रीस्टोरिंग, दैट इज गिविंग बैक ऑफ समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर, ठीक है। इन अ नॉर्मल केस माइनर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू रिटर्न बेनिफिट ऑब्टेन अंडर अ वाइड एग्रीमेंट। अब चूंकि लैपटॉप जो 40,000 रुपए का उसको बेनिफिट हुआ था, और यस रूल बोलता है कि जो भी उसने बेनिफिट ले लिया है वो उसको वापस अब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे 10,000 उसने जो कंज्यूम कर लिया वो उसको वापस नहीं करेगा, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता। हाउएवर इन केस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही यही वर्ड जो है वो आपके केस स्टडी में आया हुआ है। हाउएवर इन केस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन as well as in case of where the minor is plaintiff and has requested court to cancel the agreement, then restitution can be available to other party to contract. Now try and understand, ये दो केस में, ठीक है, ये दो केस में बस रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं दोनों भी सिचुएशन आपको बताता हूं। मेरे जो केस में है, मेरे जो क्वेश्चन में है वो ये आ रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनर प्लेंटिफ नहीं है, प्लेंटिफ कौन था, शॉपकीपर था, मतलब जिसने केस किया वो प्लेंटिफ होता है, और जो डिफेंड करेगा वो कौन है, डिफेंडेंट है। तो इस केस में माइनर प्लेंटिफ नहीं है, इसलिए सेकंड वाली लाइन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को मैंने चार्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जो भी बेनिफिट माइनर को मिला है एग्रीमेंट से, वाइड एग्रीमेंट से, वो उसे वापस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के माइंडर ने भी बोला कि भाई रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं, इसलिए मैं लैपटॉप भी आपको वापस नहीं करूंगा। बट शॉपकीपर का कहना था चूंकि आपने मेरा परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं किया हुआ है और आपने मेरे से धोखाधड़ी करके फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग योर एज, राइट, आपने मेरे से ये चीज करवाई है, तो आप ये मेरे को वापस कर दो। तो कोर्ट ने पूछा, राइट, जब कोर्ट को ये समझ में आया बात कि हाँ भाई इसके साथ जो है गद्दारी हुई है, धोखेधड़ी हुई है, तो फिर स्पेशल रिलीफ एक्ट देने के लिए, स्पेशल रिलीफ देने के लिए कि चलो आपके साथ गलत हुआ है, आपको इसने जो है धोखे पे रखा है, अंधेरे में रखा है, इसलिए मैं आपको रेस्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर दूंगा। तो बात समझ में आ गई। अगर माइनर ने अदर पार्टी को धोखाधड़ी करके, राइट, या अपनी एज को छुपा के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे बेनिफिट लेने के बाद वो बेनिफिट उसके पोजीशन में है, खा लिया कंज्यूम कर लिया तो नहीं, बेनिफिट उसके पोजीशन में है, तो फिर रेस्टिट्यूशन अलाउड है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, मतलब नंबर 1 उसने धोखाधड़ी किया हो, एंड नंबर 2 धोखाधड़ी करने के बाद जो बेनिफिट मिला हो वो अपने पोजीशन में रखा हो। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फिर रेस्टिट्यूशन अलाउड है। दूसरा सिचुएशन बोलता है, चलो मान लो यही काम कर लिया, अब ये केस जो है ध्यान से समझिएगा, ये केस जो है शॉपकीपर ने नहीं किया था, मान लो राहुल ने किया। सेकंड केस में मैं बोलता हूं राहुल ने किया, राहुल ने केस किया कि भैया मुझे ये एग्रीमेंट खत्म करना है,
मुझे ये एग्रीमेंट खत्म करना है, मुझे अपनी एक्सपेंसिव वॉच वापस चाहिए। करेक्ट, यस। तो अब ये क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान समझना। अब यहाँ पे अगर आप इसको नॉर्मल केस देखो, रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट जो है वो अभी राहुल को नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव वॉच राहुल ने दिया है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? तो इसने कुछ बेनिफिट लिया नहीं है। मान लो 40,000 का हटा दो, ठीक है, 40,000 लोन दिया था, बट अभी वो अपना एक्सपेंसिव वॉच लेना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनर ने रेस्टिट्यूशन तो अलाउड हो नहीं रहा था, मतलब अप्लाई हो नहीं रहा था। तो इसने बोला, माइनर ने बोला, वेयर माइनर इज प्लेंटिफ, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, माइनर इज प्लेंटिफ एंड हैज रिक्वेस्टेड कोर्ट टू कैंसिल द एग्रीमेंट। बोले भैया ये एग्रीमेंट कैंसिल हो, जैसे ही एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो उसकी एक्सपेंसिव वॉच जो उसने दिया वो फ्री हो जाएगा, तो वो उसको वापस मिल जाएगा। तो जब शॉपकीपर राहुल ने ऐसा केस किया तो शॉपकीपर ने बोला, सर इसने मेरे को अपनी एज गलत बताई और अपनी एक्सपेंसिव वॉच मुझे दे के कहा कि सर मैं आपसे 40,000 ले रहा हूं, बाद में मैं वापस कर दूंगा। मैंने सर इसकी एक्सपेंसिव वॉच रख ली और इसको 40,000 रुपीज दिए। आज उसने 30,000 रुपए का लैपटॉप ले लिया, 10,000 रुपए उड़ा दिए, मुझे पैसे नहीं दिए। तो क्या मुझे मेरा 40,000 लेने का हक नहीं है क्या? पिक्चर क्लियर करना ना। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाएगा, इक्विटेबल जस्टिस, इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे राहुल के साथ, माइनर के साथ भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि भैया उसने अपनी जो घड़ी है वो उसको दे दिया, और माइनर के केस में क्या है कि आप उससे कोई भी चीज ले नहीं सकते हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। दूसरा बात ये बोलता है कि जो शॉपकीपर है भैया वो आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट तो किया, बट माइनर ने धोखाधड़ी की है, तो इसके साथ भी गलत हुआ है। तो एक्ट के हिसाब से माइनर के साथ गलत हो रहा है कि भाई उसने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, उसकी चीज उसने रख ली। तो ये गड़बड़ हो गया किसके साथ, माइनर के साथ। शॉपकीपर के साथ गड़बड़ क्या हुआ कि राहुल ने अपनी एज को गलत बता के कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको धोखा दिया, तो उसके साथ भी जो है अनफेयर हुआ है। तो इस अनफेयर को दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डिसीजन लिया। क्या लिया कि राहुल आप इनका 40,000 वापस कर दो या आपको आपकी घड़ी दे देंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? बोले साहब नहीं मैं नहीं दूंगा, तो कोर्ट उनको जेल में नहीं डाल सकता कि आपने धोखाधड़ी किया तो फ्रॉड का चार्ज लगा के जेल में डाल देगा, नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के केस में लॉ एनफोर्स ही नहीं करेगा। बोले यार तो अच्छी मुसीबत है कि भाई जज साहब ने बोला भाई माइनर है तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, अब ये जिद पड़ा नहीं देगा तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, मत देना आप 40,000। पर आपने इस 40,000 का क्या किया? तो उसने बोला सर 10,000 रुपए मैंने गोवा में उड़ा दिया दोस्तों के पास, बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा 30,000 का क्या किया? बोले साहब लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप कहाँ है बेटा? सर मेरे पास। तो बेटा बस बात खत्म होगी, आपने जो एंजॉय कर लिया, जो आपके पोजीशन में नहीं, हम उससे वो चीज आपसे नहीं मांग रहे, पर जो चीज आपके पोजीशन में है वो आप वापस कर दो। तो 30,000 फिर भी आपको वापस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? रेस्टिट्यूशन यहाँ पे। अब कहने का मतलब क्या हो गया, चाहे केस राहुल करे या शॉपकीपर करे, अगर फ्रॉड किया है माइनर ने, गड़बड़ किया है, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिज एज है, और उस बेनिफिट को वो पोजीशन में रखा हुआ है अपने अभी, तो उस बेनिफिट का क्या हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। और इस केस में एक्सपेंसिव वॉच राहुल अपनी क्लेम कर सकता है। बोलो हाँ या ना? यस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्तों यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूट। अब सोचो ये जो केस है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन से आया है, बट जब तक आप ये शब्द यहाँ पे नहीं लिखोगे, राइट, एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने स्टडी नहीं किया, आपने स्टडी की है। ठीक है, तो दोस्तों बस बिल्कुल यही बोलना था मुझे कि जब भी केस स्टडी आए तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो याद रख लेना, रेस्टिट्यूशन सिर्फ दो ही केस में पॉसिबल है, एक तो अदर पार्टी को रिलीफ देने के लिए, और दूसरा प्लेंटिफ को भी, प्लेंटिफ और दोनों पार्टी को रिलीफ देने के लिए। तो अगर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अनफेयर, सॉरी शॉपकीपर ने माइनर के साथ अनफेयर नहीं किया था, राइट, हाँ, बट उसकी चीज उसने रख ली थी, राइट, अपना धोखेबाजी से या धोखेबाजी से बचने के लिए, ठीक है, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन जो है यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर दोस्तों, पक्का? तो दो केस में याद रख लेना, नंबर 1 स्पेशल रिलीफ एक्ट, और दूसरा when minor is plaintiff and he wants to just dismiss the case। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दो केस में पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्डिंग क्या दी है इसने यहाँ पे। यस, ये तो देखो यहां तक तो सब में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर इफ माइनर ऑब्टेन्स एनी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली, ये देखो लिखा है। यस, तो जब माइनर ने फ्रॉड किया, नंबर 1, और उसने क्या किया हो,
पोजीशन में गुड्स रखा हो, पोजीशन में बेनिफिट्स हो, मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज, ही कैन बी ऑर्डर टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स दस ऑब्टेन। तो अगर उसके पोजीशन में है, पोजीशन में है, याद रखना पोजीशन में, अगर पोजीशन में नहीं होगा तो भले उसने फ्रॉड किया हो, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर उसने फ्रॉड किया और पोजीशन में है तो फिर यस रेस्टिट्यूशन अलाउड हो जाएगा, ऑल्दो नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द माइनर, अगेंस्ट में कोई भी माइनर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा भले उसने फ्रॉड किया हो। बट इफ ही हैज एनी प्रॉपर्टी इन हिज, देखो आगे वर्ड, इन हिज पोजीशन, कोर्ट कैन ऑर्डर हिम टू रिटर्न द सेम। तो हेंस इन द प्रेजेंट केस राहुल इज नॉट लायबल टू रिपे 40,000, लिख देना, that he has borrowed from the shopkeeper, but he can be ordered by the court to return the laptop which was in his possession to the shopkeeper. And yes, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। और शॉपकीपर को जो है उसकी एक्सपेंसिव वॉच भी जो है वो वापस करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब वो अपना लैपटॉप दे देगा तो यस एक्सपेंसिव वॉच जो है वो शॉपकीपर को वापस करनी पड़ेगी। एडिशनली आप ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, भले ही आंसर में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? Question number 5. Though a minor is not competent to contract, nothing in the contract prevents him from making the other party bound to the minor. कहने का मतलब क्या हो गया? माइनर भले ही इनकॉम्पिटेंट है बट नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि उसे रोक सके फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। माइनर को कोई भी किसी भी तरीके से बेनिफिट लेने से रोक नहीं सकता है। तो भले ही देखो पिछले वाले केस में माइनर ने क्या किया था, फ्रॉड किया था, राइट, पैसा ले लिया था और उसने 10,000 रुपए एंजॉय भी कर लिया। ओके, तो वो एंजॉय करने से आप उसको नहीं रोक पाए। Am I clear or not clear? अब आप उससे वो पैसा वापस नहीं ले सकते हो। हाँ, पोजीशन में है तो आप ले लो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। और अगर माइनर ने फ्रॉड नहीं किया है, राइट, फिर भी आपने एग्रीमेंट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बार शॉपकीपर के दिमाग में लूटने का ख्याल रहा होगा। इसलिए अब जो माइनर उसके साथ कुछ भी गलत करता है, राइट, या अपने परफॉर्मेंस को जो है कंप्लीट नहीं करता है, तो इस केस में फिर जो शॉपकीपर है उससे रेस्टिट्यूशन नहीं करा सकता। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो माइनर का फ्रॉड करना जरूरी है रेस्टिट्यूशन के लिए। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है, माइनर कैन बी बेनिफिशियर और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। Thus, a promissory note duly executed in a favor of minor is not void। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल दे रहा है इसने, दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक तो प्रोमिसरी नोट का, आप कहीं पे भी देखोगे आईसीआई के मॉड्यूल में तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस केस के लिए कि बेनिफिशियरी जो बेनिफिट मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो जो भी प्रोमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वाइड। तो अगर आपने कोई भी प्रोमिसरी नोट इशू किया है माइनर के लिए तो वाइड नहीं होगा एंड कैन बी सूड अपॉन बाय हिम, राइट, यस। तो अगर आपने उससे वादा किया है कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट आपने इशू किया और आप नहीं दे रहे हो, तो माइनर जो है वो आपको क्या कर सकता है, सू कर सकता है, बिकॉज ही दो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे येट एक्सेप्ट बेनिफिट। वो उस प्रोमिसरी नोट का बेनिफिट आपसे ले लेगा, उसके पास राइट है सू करने का, आपके पास राइट नहीं है रेस्टिट्यूशन के लिए सू करने का। हाँ, दूसरी बात, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो पार्टनर बनता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टी प्रॉफिट को एंजॉय करेगा बट लॉस वो बियर नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर? नो वन कैन यस बाउंड टू द माइनर फॉर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अगर आपने उससे कुछ वादा किया है, एग्रीमेंट है, भले ही वो वाइड एग्रीमेंट हो, और अगर माइनर ने केस कर दिया तो वो आपको देना पड़ेगा उसको। क्लियर और नॉट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर है दोस्तों? यस। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे दोस्तों, किस सेशन पे डिस्कस करने के लिए? फ्री कंसेंट पे। इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, विच इज बीइंग यू नो दैट कंसिस्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।